नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बड़ी स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज ये लेक्चर काफ़ी दिन बाद पढ़ रहा है। वो तो आपने कहावत तो सुनी होगी ना कि देर आए दुरुस्त आए। तो मतलब देर से आए हैं, लेकिन हाँ, बढ़िया लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए। हुमायूं। आज हम हुमायूं के बारे में बात करेंगे। आपने थंबनेल देखा होगा और फ्रंट पेज आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। तो आप भी देख रहे होंगे कि हुमायूं यानी हुमायूं का पूरा नाम क्या है? नासिरुद्दीन मोहम्मद, एक भाग्यशाली इंसान। तो क्या है इसकी कहानी, जानते हैं और चलते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एसएससी, यूपी टीईटी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपीआरओ, एआरओ, उसके अलावा एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और भी जो बहुत सारे एग्जाम्स हैं उनमें ये सारी चीज़ें आएंगी। जिनमें अगर आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम है, यानी आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर है 9452677536। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, देखिए हमारा उद्देश्य क्या है कि आप सिर्फ इसमें पढ़ें। क्या करें? सिर्फ पढ़ें, और पढ़ने के बाद आपको नोट्स ना बनाना पड़े, आपको डायरेक्ट मिल जाए क्या? पीडीएफ। क्या मिल जाए? पीडीएफ। तो पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? पीडीएफ आपको यहाँ से मिलेगा। कहाँ? आप टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिए, टेलीग्राम पे क्या बड़ी स्टडी नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, और चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको आफ्टर क्लास के जस्ट बाद आपको आपका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर तुरंत नहीं मिलता है तो थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप मैसेज कीजिए मुझे और मैं आप तक पीडीएफ पहुँचा दूंगा। ठीक है, आपके साथ स्क्रीन पर नंबर है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं यानी एक भाग्यशाली इंसान की कहानी को लेकर चलते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से हमें पढ़ना है, कहना है, क्या करना है। आपका हुमायूं का जीवन काल लिखा हुआ है 1500 जीवन काल की बात करें यानी शासन काल की, तो 1530 से 1556। लेकिन इसमें भी दोष है, कैसे क्या है वो सारी चीज़ें आप बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये बड़ी स्टडी का हमारा लोगो है, आप देख सकते हैं। आप जब चैनल ज्वाइन करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हुमायूं के बारे में चर्चा करते हैं। हुमायूं की जीवनी, जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हम जीवनी की बात कर लें कि हमें हुमायूं के बारे में पता कहाँ से चलता है, स्रोत क्या है उसका, सोर्स जिसको बोलते हैं वो क्या है, किसके बारे में हमें हुमायूं के बारे में पता कहाँ से चलता है, यानी क्या क्या सोर्स हैं जिनसे हम हुमायूं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे क्या क्या सोर्स हैं देखते हैं। सबसे पहले हुमायूंनामा, ये इसकी जीवनी है। हुमायूंनामा यही वह किताब है, हुमायूंनामा यही वह किताब है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हुमायूं के बारे में मिलती है। मतलब आप समझिए कि इससे पहले ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं मिलती थी, मिली है, लेकिन हुमायूंनामा ये वही किताब है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हुमायूं के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हुमायूं के बारे में इसी से प्राप्त हुई। चलिए ये पहली बात हो गई। उसके बाद हुमायूंनामा पुस्तक हुमायूं की जीवनी है। हुमायूंनामा पुस्तक हुमायूं की जीवनी है जिसे हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने 1586 में हुमायूं के मृत्यु के पश्चात अपने भतीजे अकबर के कहने पर फारसी में लिखा। अपने भतीजे अकबर के कहने पर फारसी में लिखा। समझ रहे हैं हम? भतीजा मतलब क्या? अगर हम थोड़ा सा बात करें तो देखिए, अपने बात करें अपने भतीजे के कहने पर फारसी में लिखा, यानी आपको पता है कि गुलबदन बेगम बहन है। गुलबदन बेगम बहन है किसकी? ये हैं किसकी? बेगम। बहन किसकी हैं? ये हैं हुमायूं की। अब हुमायूं की बहन है तो हुमायूं का जो पुत्र हुआ उसकी ये क्या हो गई? बुआ हो गई। उसकी ये बुआ। तो बुआ ने अपने भतीजे के कहने पर हुमायूंनामा पुस्तक लिखी थी। समझ गए आप? फारसी भाषा में लिखी थी। हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली इंसान। क्या होता है? हुमायूं का मतलब भाग्यशाली इंसान होता है।
समझ गए आप? ठीक, हमें क्या पता चला जीवनी के बारे में कि सबसे पहले कि हुमायूं के बारे में हमें कहाँ से पता चला? हुमायूं नामा यही वह किताब है जिससे से ज़्यादा जानकारी हमें हुमायूं के बारे में मिलती है। हुमायूं नामा पुस्तक जीवनी है जिसे हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने 1586 में हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अपने भतीजे अकबर के कहने पर फारसी में लिखा। और हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली इंसान। अब अगर हमारे पास प्रश्न आ जाता है कि हुमायूं की जीवनी यानी हुमायूं की जो जीवनी है उसका क्या नाम है, तो आप बता सकते हैं हुमायूं नामा है। हुमायूं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? हुमायूं नामा से प्राप्त हुई है। हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने, जो अकबर की बुआ भी थी। ठीक, तभी तो ये उनका भतीजा हुआ। कब लिखी गई? 1586 में, हुमायूं की मृत्यु के बाद। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हुमायूं का नाम हुमायूं क्यों पड़ा? क्योंकि हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली इंसान। वैसे कभी भी हुमायूं का साथ उसके भाग्य ने नहीं दिया। कैसे नहीं दिया वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी यहाँ तक। अब पढ़ते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे आपने देखा कि हुमायूं की जीवनी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हुमायूं का जन्म और उसका प्रारंभिक जीवन। बहुत बढ़िया चीज़ है। जन्म सबसे पहले क्या था कि नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का जन्म बाबर की पत्नी माहम अनगा के गर्भ से 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। किसका जन्म? हुमायूं का। अगर पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाता है हुमायूं का पूरा नाम, तो आप बता सकते हैं, जैसा कि हमारा थंबनेल भी था, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और जन्म कहाँ हुआ था? महम अनगा के गर्भ से हुआ था। 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था हुमायूं का मतलब, हुमायूं का जन्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन था बाबर का पुत्र? बाबर के जो पुत्र थे वो कितने थे? बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र थे हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। इसमें सब में हुमायूं सबसे बड़ा था। और इनकी एक पुत्री भी थी। इस पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं की आत्मकथा यानी जीवनी लिखी थी। समझ गए हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या लिखा है कि 1520 ईस्वी में क्या लिखा है? 1520 ईस्वी में 12 वर्ष की अल्पायु में उसे बदख्शां का सूबेदार नियुक्त किया गया। कहाँ का? बदख्शां का सूबेदार नियुक्त किया गया। सूबेदार के रूप में हुमायूं ने उन भारत के उन सभी अभियानों में भाग लिया जिनका नेतृत्व बाबर ने किया था। अब यहां से समझिए, कहानी पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। आप समझिए यहाँ से कि बाबर हुमायूं ने हर चीज़ में हुमायूं ने हर हिस्से में युद्ध के हर हिस्से में बाबर का साथ दिया था। समझिए आप, जिसका नेतृत्व बाबर ने किया हर बार हुमायूं रहा। अगर परीक्षा में आ जाता है कि पहली बार जो हुमायूं था उसने पहली बार कहाँ की सूबेदारी की और कितनी उम्र में की, तो आप कह सकते हैं 1520 में 12 वर्ष की अल्पायु में हुमायूं पहली बार बदख्शां का सूबेदार नियुक्त किया गया, क्योंकि हुमायूं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा था। समझ गए आप? देखिए अब इस वाले पेज से हमें क्या पता चला कि नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का जन्म बाबर की जो पत्नी थी महम अनगा के गर्भ से हुआ था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। इसमें हुमायूं सबसे बड़ा था। उसके बाद हमने देखा कि 1520 ईस्वी में 12 वर्ष की अल्पायु में बदख्शां का सूबेदार इसे नियुक्त किया गया और सूबेदार के रूप में हुमायूं ने भारत के उन सभी अभियानों में भाग लिया जिसका नेतृत्व बाबर ने किया था। आगे, राज्य का बंटवारा और असफलताएं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है पॉइंट में कि हुमायूं को जब पिताजी का जो राज्य मिला वो पूर्ण अविकसित था। क्या था? पूर्ण अविकसित था। उसे भाइयों का साथ नहीं मिला। बाबर ने बोला था मरने से पूर्व कि मंगोल परंपरा के अनुसार राज्य का बंटवारा करना होता है। समझ रहे हैं आप? बाबर ने क्या बोला था कि मरने से पहले राज्य का बंटवारा करना है और मंगोल परंपरा के अनुसार राज्य का बंटवारा होता है। मंगोल परंपरा के अनुसार राज्य का बंटवारा होता है। अब आप समझिए, जब मंगोल परंपरा के अनुसार राज्य का बंटवारा होता है तो कैसे क्या करना था? आप एक बात समझिए, आपने समझना यहां पर देखा कि राज्य का बंटवारा करना है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें से कई चीजें आपको समझ में भी आएंगी और कई चीजें एग्जाम में मिलेगी। देखिए, बदख्शां का सूबेदार था हुमायूं, ठीक है, सभी अभियानों में भाग लिया। अच्छा, हुआ क्या कि बाबर ने कहा था कि मंगोल परंपरा है कि राज्य का बंटवारा करना है तो भाइयों में करना है। तो हुआ क्या? अब बाबर ने क्या किया? हुमायूं को गद्दी दे दिया और साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटने का
निर्देश दे दिया, निर्देश दे दिया। अब देखिए क्या किया। अब हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने क्या किया कि इसका एक भाई था अस्करी। क्या किया है, अस्करी। कौन था इसका भाई, अस्करी। बहुत ध्यान से समझिएगा, अस्करी। अस्करी को संभल दे दिया। क्या दे दिया, संभल, संभल प्रदेश दे दिया, संभल। ठीक, अस्करी को क्या मिल गया, संभल मिल गया। दूसरे नंबर पर देखिए अस्करी को संभल मिल गया। हिंदाल आते हैं, कौन आते हैं, हिंदाल। हिंदाल जी को हुमायूं ने क्या दे दिया है, हिंदाल को मेवात दे दिया। क्या दे दिया, मेवात दे दिया। तीसरे नंबर पर आता है कामरान, कामरान, कामरान। अच्छा, कामरान को क्या दे दिया, पंजाब, यानी पंजाब। अब आप समझिए कि अस्करी को संभल की सूबेदारी, कामरान को पंजाब की सूबेदारी और हिंदाल को मेवात की सूबेदारी दे दी गई। अब आप समझिए, जैसा कि अभी यहां पर लिखा है कि उसे भाइयों का साथ नहीं मिला, नहीं मिला। अब सब समझिए कि साम्राज्य का इस तरह से किया गया विभाजन हुमायूं की भयंकर भूलों में से एक था, जिसके कारण उसे आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक, समझिए ये क्या था, राज्य का बंटवारा, राज्य का बंटवारा, राज्य का बंटवारा उसकी सबसे बड़ी गलती थी। समझिए, राज्य सबसे सबसे मतलब राज्य का बंटवारा उसकी भयंकर कह सकते हैं, भयंकर गलती थी। क्या थी, भयंकर गलती, भयंकर गलती। इससे क्या हुआ, उसे आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आंतरिक कठिनाइयों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किसको, हुमायूं को सामना करना पड़ा। देखिए जो चीज़ें लिखने वाली वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, करना पड़ा, ये हो गया। अब आप समझिए, अब हुआ क्या कि हुमायूं के भाइयों ने उसका साथ ही नहीं दिया। किन्होंने साथ नहीं दिया, भाइयों ने साथ नहीं दिया, भाइयों ने साथ नहीं दिया। अब आप सोचिए, जहां पर भाई साथ ना दे, अब आप समझिए उस बड़े भाई की स्थिति क्या होगी। ठीक है, और वास्तव में हुमायूं का ये अविवेकपूर्ण ढंग से किया गया साम्राज्य का विभाजन हुमायूं के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। यही विभाजन बहुत घातक सिद्ध हुआ, किसके लिए, हुमायूं के लिए घातक सिद्ध हुआ। ठीक है, अच्छा, हुमायूं का था क्या कि सबसे प्रबल शत्रु कौन थे, सबसे प्रबल शत्रु, सबसे प्रबल शत्रु अफगान थे, सबसे प्रबल शत्रु अफगान थे। किसके, हुमायूं के सबसे प्रबल शत्रु अफगान थे। ठीक, अब हुआ क्या कि भाइयों का असहयोग और हुमायूं की भी कुछ कमजोरियां थीं। देखिए भाइयों का सहयोग नहीं मिला। ठीक है, भाइयों का सहयोग ही नहीं मिला, सहयोग नहीं प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त हुआ। ठीक, भाइयों का सहयोग नहीं प्राप्त हुआ और वैयक्तिक कमजोरियां जो थीं, और हुमायूं की कमजोरियां, हुमायूं की कमजोरियां असफलता का कारण बनी, कमजोरियां असफलता का कारण बनी। अब आप समझिए असफलता का कारण क्या था। अब आप समझ गए होंगे कि पिताजी ने कहा था बेटा राज्य बांट देना, क्योंकि मंगोल परंपरा के अनुसार राज्य का बंटवारा करना है। हुमायूं ने क्या किया, सूबेदारी दे दी, अस्करी को संभल की, हिंदाल को मेवात की, कामरान को पंजाब की। अब राज्य का बंटवारा इसकी सबसे भयंकर गलती थी, क्योंकि आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इसने जल्दबाजी में किया था। तो सबसे प्रबल शत्रु इसके अफगान थे, और अफगानों, भाई अफगान थे। आपने बाबर वाले में पढ़ा है, बाबर की जीवनी में, कि भाइयों का जब सहयोग इसे नहीं मिला तो हुमायूं की कमजोरियां भी आ गई, क्योंकि भाई कमजोरी सबके सामने आ गई, भाइयों का साथ नहीं दिया। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण में आप समझिए कि जैसे हम कहावत अक्सर कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना। मतलब विभीषण जी की बात हो रही थी वहाँ पे कि विभीषण अगर ना बताते कि नाभि में अमृत है तो क्या राम जी तीर मारकर रावण को खत्म कर सकते थे? नहीं। तो वही बात है कि भाइयों का सहयोग नहीं मिल रहा, ये बात बाहर पता चली और यही हुमायूं की कमजोरी थी सबसे पहले। अब आप समझिए असली चीज कहाँ से शुरू होती है।
असली चीज कहां से शुरू हो रही है? असली चीज देखिए, 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ। कब हुआ? 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ। अब आप समझिए क्या है चौसा का युद्ध, कैसे, क्या था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, समझिए। सबसे पहली बात, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध का किसके साथ हुआ? हुमायूं। हुमायूं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हुमायूं और शेर शाह। किसके बीच? शेर शाह के बीच। शेर शाह। कैसे हुआ, क्या हुआ, मेरी बात समझिए आप। सबसे पहले पहला पॉइंट आपके सामने है। पहला पॉइंट, थोड़ा सा इंक भी बदलना चाहेंगे तभी समझ में आएगा। पहला पॉइंट देखिए, एक चीज बहुत ध्यान समझिएगा। शेर शाह का पुराना नाम था, पहले का नाम फरीद था। फरीद था। क्या नाम था? फरीद। फरीद। फरीद कौन था? फरीद था अफगान। अफगान शेर शाह। अफगान शेर शाह। शेर शाह, अफगान शेर शाह, ठीक। ये जो था बाबर की सेना में था। बाबर की सेना में था। जब शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ाएंगे, बताएंगे, तब आपको बताएंगे, जब वहां डिस्कस होगा तब, ठीक है। पूरी बात, सेना में था। जब ये बाबर की सेना में था, तब क्या हुआ था, एक बार बाबर ने, तब बाबर ने हुमायूं से परिचय कराया इसका। बाबर ने हुमायूं से परिचय कराया। क्या कराया? परिचय। कराते समय कहा, क्या? कराते समय कहा कि इससे बच के रहना, इससे बच के रहना। कहा इससे, यहां पर इससे मतलब क्या? शेर शाह सूरी फरीद, इससे बच के रहना, बच के रहना। अच्छा, हुमायूं क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस में थे। ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। और यही आत्मविश्वास, यही आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हार का कारण बना। हार का कारण बना। यही हार का कारण बना। क्या? आत्मविश्वास, यही हार का कारण बना। अब देखिए, अभी हम 26 जून 1539 चौसा के युद्ध की बात कर रहे हैं कि फरीद शेर अफगान, ये क्या था? शेर शाह अफगान जो था, ये बाबर की सेना में पहले से था। जब बाबर था, तब बाबर ने हुमायूं से परिचय कराया। क्या कहा? बेटा इससे बच के रहना। हाँ, ये बहुत चालाक है, ऐसे कहा, ये बहुत चालाक है, बच के रहना, ठीक है। अच्छा, देखिए कहानी क्या है, आप समझिए। कहानी ये है कि हुआ क्या था। अगर हम बात करें तो 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था, देखिए हुआ क्या था कि अक्टूबर के महीने में हुमायूं ने चुनार के किले पर घेरा डाला, ठीक है। अब एक अक्टूबर का महीना, ये बात हो रही है 1537 की, 1537, ठीक, 1537, ठीक है। अच्छा, अब बात समझिए, वहां पर डेरा डाला, ठीक है। अच्छा, इधर क्या हुआ, अब आप समझिए। उधर डेरा डाला। अच्छा, हुआ क्या, शेर शाह मतलब ये आगे बढ़ना चाह रहा था, ठीक है। ये क्या किया, अब आप समझिए बहुत ध्यान से। शेर शाह ने क्या किया, शेर शाह चौसा के रास्ते, कहां पे? चौसा के रास्ते। चौसा के रास्ते शेर शाह चौसा के रास्ते बंगाल के शासक को हराता है। बंगाल के शासक को हराया। शासक को हराया। बंगाल के शासक को हराया। समझिए, चौसा के रास्ते। अच्छा, चौसा का रास्ता कहां का है? बिहार का है। चौसा का रास्ता कहां का है? बिहार का। भाई, चौसा का रास्ता बिहार का है और फरीद इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ है। चौसा का रास्ता, चौसा का रास्ता कहां का है? बिहार का। बिहार का। और फरीद तो जन्म से वहां रह रहा है भाई, उसका ज्यादातर समय वहीं बीता है, तो वो जानता है ये रास्ता बिहार का है। बिहार का है। और यह रास्ता, मैं सब लिख रहा हूं, ठीक है, हाँ, यह रास्ता फरीद जानता है। यह रास्ता फरीद जानता है। हुआ क्या, अब आप समझिए। ये गया चौसा के रास्ते, कहां?
चौसा के रास्ते बंगाल के शासक को हराने, और वापस रोहतासगढ़ के रास्ते से आया। कहां से? रोहतासगढ़। रोहतासगढ़ के रास्ते से आया। कैसे, कहां से, वो अभी आपको पता चल जाएगा कैसे। अब आप समझिए कैसे। देखिए हुआ क्या था, हुआ ये था मानिए ये बंगाल है, ये बंगाल है, ये चौसा का रास्ता है, ये चौसा का रास्ता है, ये चौसा का रास्ता मैं लिख देता हूं। चौसा का रास्ता, ये चौसा का रास्ता है, और ये रास्ता ये रोहतासगढ़ का है। कहाँ का? रोहतासगढ़ का, गढ़ का ये रास्ता रोहतासगढ़ का है ये। अब देखिए क्या हुआ, अब आप समझिए भाई। जब शेर शाह चौसा के रास्ते बंगाल के शासक के को हराने के लिए जा रहा था, लड़ाई करने जा रहा था, युद्ध करने जा रहा था, तब बंगाल के शासक ने समझिए, बंगाल के शासक ने मदद मांगी हुमायूं से। शासक ने हुमायूं से मदद मांगी, हुमायूं से मदद मांगी। क्या करी? मदद मांगी। अब हुमायूं से मदद मांगी, ठीक है। अब क्या हुआ? पहले कौन पहुंच गया? पहले पहुंच चुका है कौन? फरीद। उसने वहां कत्लेआम कर दिया, कत्लेआम कर दिया, लोगों को डराया, धमकाया, मारा, काटा, मदद मांगी थी। अच्छा हुआ क्या भाई? जब मदद मांगी, अच्छा पता चल गया किसको? फरीद को पता चल गया। फरीद ने क्या किया? अपना काम करके चला आया। बंगाल के शासक ने हुमायूं से मदद मांगी। अच्छा हुमायूं क्या ने कहा, क्या किया? हुमायूं यही चौसा के रास्ते, समझिएगा आप, हुमायूं चौसा के रास्ते बंगाल गए, समझिए, चौसा के रास्ते बंगाल गए, ठीक है। अच्छा बंगाल पहुंचे तो फरीद नहीं था, वहां देखा तो फरीद था नहीं, वहां देखा तो फरीद नहीं, और वहां देखा तो फरीद नहीं। अच्छा अब आप सोचिए हुमायूं ने क्या सोचा होगा कि बंगाल के शासक ने हुमायूं की मदद मांगी, हुमायूं गए चौसा के रास्ते, हुमायूं ने देखा फरीद नहीं। अच्छा फरीद ने क्या किया? रोहतासगढ़ के किले की तरफ से निकल आई है, ठीक। अच्छा वहां देखा फरीद नहीं। अब जब फरीद नहीं था लेकिन कत्लेआम मचा पड़ा था, ठीक है, फरीद नहीं, तो इन्होंने देखा कि फरीद नहीं है, तो इन्होंने वहीं रह गए, कहां? वहीं। इनको खुशी हुई, फरीद नहीं, ये खुश हो गए। हुमायूं क्यों खुश हो गया? क्योंकि ये खुश हुआ, हुमायूं खुश हुआ यह सोचकर कि फरीद डर कर भाग गया, कि डर कर भाग चुका है। कौन भाग चुका है? कौन? फरीद, यानी शेर शाह फरीद डर कर भाग गया मुझसे। अच्छा जब ये डर कर भाग गया तो इन्होंने सोचा कि अब तो डर कर ये भाग गया है, तो अब हम क्या करें? भाई अब इन्होंने तो ये तो गए थे, तो अब ये इन्होंने क्या किया? उसी खुशी में 2 दिन वहीं जश्न मनाया। अब देखिए ये अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, कौन? हुमायूं, ठीक है, ये अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा अब ये अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, कौन? हुमायूं, क्योंकि जश्न मना रहे हैं। अब हुआ क्या? अब देखिए आपको तो पता है, बहुत ध्यान से समझिए हुआ क्या। अब एक नई कहानी सुनिए क्या हुई। देखिए ये था बंगाल, मैंने क्या बताया? ये चौसा का रास्ता, चौसा का रास्ता। अच्छा
अब आप समझिए, ये यहां पहुंचे और बंगाल में इन्होंने क्या किया, जश्न मनाया, जश्न मनाया। और उसी दिन, उसी दिन, किस दिन, जिस दिन जश्न मना रहे थे, उसी दिन जश्न मनाने के साथ ही, जश्न मनाने के साथ, जश्न मनाने के साथ बंगाल का नाम, बंगाल का नाम हुमायूं ने, किसने, हुमायूं ने जन्नताबाद रख दिया, जन्नताबाद रख दिया, समझिए, रख दिया। अब ये तो जश्न मना रहे थे, और शेरशाह सूरी ने क्या किया, वो यहां से वापस आया था, कहां से, रोहतासगढ़ के रास्ते, रोहतासगढ़, रोहतासगढ़ के रास्ते। अच्छा, वो क्यों आया, वो इसलिए आया, इसने रोहतासगढ़ के किले में अपना जो धन लूटा था बंगाल से, वो छिपा दिया, यहां पर धन छिपा दिया, ये धन छिपाया, कहां, धन छिपाया, धन छिपाया कहां, रोहतासगढ़ के किले में, आ गया। और वापस पीछे से यहां, यहां देखिए, यहां मैं एक बार इंक चेंज करके ब्लैक में लाता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए, वो यहां से आया और ये जश्न मना रहे, वो यहां से आया, आया आया, और पीछे के रास्ते से यहां, यहां पर क्या था कि नदी पड़ती है, चौसा के रास्ते आकर उसने क्या किया है कि नदी पड़ती है ऊपरी इलाकों में, कर्मनाशा नदी, वहां पे इन्होंने टेंट लगा लिया। देखिए यहाँ आए, यहाँ, और ये अभी हुमायूं यहीं पे हैं, हुमायूं यहीं पे जश्न मना रहे हैं। अब आप समझिए, इसने यहाँ आकर पीछे से नदी के ऊपरी इलाकों में टेंट लगा लिया। देखिए, जैसे ये नदी बह रही, ये नदी बह रही, ये नदी, ये नदी बह रही। आप समझिए, जून का महीना है, ठीक, पहले जैसा तो मानसून, अब पहले जैसा तो मानसून रहा नहीं, अब तो लेट आता है। उस समय मानसून समय पर रहता था, क्योंकि प्रदूषण था नहीं, फैक्ट्रीज थी नहीं, हाँ, इतना कारें वगैरह थी नहीं, समय पर रहता था। तो इसने क्या किया, ऊपरी इलाका, ये ऊपरी इलाका है, ये ऊपरी इलाका, ऊपरी इलाका, यहाँ उसने टेंट लगा लिया, यहाँ टेंट लगा लिया, ये देखो टेंट लगे हैं। ये किसके टेंट हैं, ये टेंट हैं शेरशाह सूरी के, ये टेंट लगे हैं शेरशाह सूरी के, ये टेंट शेरशाह सूरी, ऊपरी इलाका, शेरशाह के टेंट, किसके, शेरशाह के टेंट लगा लिए इन्होंने। इसको पता था कि हुमायूं अभी यहीं से वापस आएगा, यहीं से तो निकलेगा ये, यहां से। अच्छा, इसने ऊपरी कर्मनाशा नदी, कौन सी नदी, कर्मनाशा, कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी, यहां पे टेंट लगाया। अच्छा, अब हुमायूं अपना घूम फिर के समय बर्बाद कर रहे थे, वहां पे जश्न मना रहे थे। जश्न के बाद हुमायूं भी इधर ही से वापस आए। अब आप समझिए, अब समझिए, यहाँ पे हुमायूं क्या हुए कि इधर ही से वापस आए। कहाँ से, हुमायूं भी वापस आ रहे हैं यहाँ से, ये इसी रास्ते से आए। अच्छा, इन्होंने देखा, इन्होंने देखा, इन्होंने देखा कि फरीद यहाँ है, युद्ध की घोषणा हुई कि युद्ध होगा। तो अब हुमायूं ने यहाँ टेंट लगा लिया, कहाँ, नीचे की तरफ। अब आप समझिए, नीचे की तरफ यहाँ टेंट लगा लिया। ये किसके हैं, हुमायूं के टेंट, हुमायूं के टेंट, समझिए, हुमायूं के टेंट हैं ये, हुमायूं के टेंट। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या कि भाई होता क्या है कि इस समय मानसून के कारण नदियों का पानी इसी रास्ते से बंगाल खाड़ी में गिरता है। इस समय मानसून के कारण नदियों का पानी इसी रास्ते बंगाल की खाड़ी में गिरता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है बंगाल खाड़ी में गिरता है। अच्छा, अब हुआ क्या, इसी बीच बारिश हो गई, इसी बीच बारिश हुई। अब आप समझिए, इसी बीच बारिश हुई। अब आप एक बात बताइए, इसी बीच जब बारिश हो गई तो जब बाढ़ आएगी, इसी बीच बारिश हुई, जब बारिश हुई और बाढ़ आई तो नुकसान किसको होगा, और बाढ़ आई तो नुकसान किसको होगा। अब आप सोचिए कि जब बाढ़ आएगी नुकसान किसको होगा, ऑब्वियसली हुमायूं को होगा। बाढ़ आई
मुगल कैंप में भगदड़ मच चुकी है। मुगल कैंप में, मुगलिया कैंप में भगदड़ मची, भगदड़ मची। शेर शाह ने क्या किया? मौके का फायदा उठाया। शेर शाह ने मौके का फायदा उठाया। मौके का फायदा उठाकर हमला कर दिया। हमला किया। देखिए यहां पर बाढ़ आ चुकी है, यहाँ बाढ़ आ चुकी है, यहाँ सब पानी 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 पूरा फैला हुआ है, सब बाढ़ आ चुकी है। ये देखिए सब पानी पानी कर्मनाशा नदी में। अब इनका इलाका ऊपर है, किसका? शेरशाह सूरी का। इन्होंने ऊपर टेंट लगाया। अब इन्होंने देखा नीचे जो है बहुत बढ़िया बाढ़ आ चुकी है, भगदड़ मच गई है मुगलिया खेमे में। क्या करें? इन्होंने बहुत जल्दी हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भगदड़ मची हुई है, आंधी पानी सब चल रहा है, बाढ़ आ चुकी है, हवा चल रही है। हुमायूं को कुछ नजर नहीं आ रहा, शेरशाह सूरी को नजर नहीं आ रहा, जो मिल रहा है काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। किसी तरह हुमायूं ने अपनी जान बचाई और नदी में कूद गया। समझिए आप, हुमायूं जान बचाकर कर्मनाशा नदी में कूदा। हुमायूं जान बचाकर कर्मनाशा नदी में कूदा। अब आप समझिए, जब कर्मनाशा नदी में कूदा, समझिए कदीम कूदा तो डूब रहा था वो। जब डूब रहा था तो एक व्यक्ति था निजाम, उसने हुमायूं को बचाया। हुमायूं ने अपना परिचय दिया। जब हुमायूं ने परिचय दिया तो हुमायूं ने वादा किया कि जब मैं राजा बनूंगा तो एक दिन का बादशाह तुझे जरूर बनाऊंगा। समझ गए? तब मैं एक दिन का बादशाह तुझे जरूर बनाऊंगा। और हुमायूं क्या किया? हुमायूं यहां से भागने लगा। हुमायूं भागा, युद्ध हो गया। अब शेरशाह सूरी युद्ध जीत चुका था। फरीद, अब समझिए आप, फरीद युद्ध जीत चुका था। फरीद, अब स्थिति तो समझ ही रहे हैं अब क्या स्थिति रही होगी। फरीद युद्ध जीत चुका है, क्योंकि जीत चुका है। और यहीं से शेरशाह की उपाधि धारण की। किसकी? शेरशाह की उपाधि धारण की। किसकी? शेरशाह की उपाधि धारण की। अब आप समझिए, शेरशाह की उपाधि धारण की। यहां से आपने समझ लिया कि जश्न मनाने के साथ, ये जश्न मना रहा था जब भाई इनको पता चला कि ये भाग गया है हमारे डर से, तो बंगाल को छोड़ के। इनको थोड़ी पता था कि रोहतासगढ़ के किले में धन छुपाने गया और पीछे से आ जाएगा, लेकिन उसको सब खबर थी कि मुगल क्या करते हैं, कैसे, है ना, क्योंकि इनकी सेना में रह चुका था वो। अब इन्होंने बंगाल का नाम जन्नताबाद रख दिया। और इस समय भाई ये उधर जश्न मना रहे हैं, इधर ये अपना टेंट लगा रहा है। ये टेंट लगाया, इसने पूरा कर्म किया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कर्म करना कितना जरूरी है। आप कर्म करते रहिए, मेहनत करिए, मेहनत। देखिए शेरशाह ने अपना टाइम बर्बाद नहीं किया। वो जश्न मना रहे थे, ये टेंट लगा रहे थे। उनको पता था हुमायूं उसी रास्ते से वापस आएगा, तो इन्होंने टेंट अपना ऊपर लगाया ताकि हुमायूं अपना टेंट नीचे लगाए, उसके लिए जगह ना रहे। और बहुत अच्छा मानसून ने भी साथ दिया। देखिए हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली इंसान, लेकिन भाग्य का साथ नहीं दिया हुमायूं का, और शेरशाह का भाग्य ने साथ दिया। कर्मनाशा नदी में बाढ़ आ गई, मुगलिया खेमे में भगदड़ मच चुकी है। भाई कुछ दिख नहीं रहा, जो मिल रहा काटा जा रहा। हुमायूं कूदा, किसी तरह भागा। किसने बचाया? निजाम ने। उससे वायदा भी किया उसने कि मैं तुम्हें एक दिन का राजा बनाऊंगा। ठीक, इधर भाग गया वो। अब क्या हुआ? फरीद जीत चुका है और शेरशाह की उपाधि धारण की। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि कब हुआ था युद्ध चौसा का? 26 जून 1539 को शेरशाह जीत गया था। कैसे जीता, ये सब आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बिलग्राम कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध। ठीक है, बिलग्राम वर्तमान में हरदोई जिला, मैं लिख देता हूं, वर्तमान में हरदोई। मैं ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूं, बाकी आप ध्यान रखिएगा कि आपको अगर कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत हो, ये तीसरा वीडियो है, आपको किसी प्रकार की शिकायत हो तो ज़रूर आप व्हाट्सएप करिए। ठीक है, वर्तमान में हरदोई। ठीक है, चलिए हरदोई जिला। अब हुआ क्या? शेरशाह ने क्या किया कि उनको हराया। अब कहाँ पे? चौसा के युद्ध में भागे। हुमायूं कहाँ भागा? आगरा की तरफ। अब समझिए, हुमायूं आगरा की तरफ भागा, हुमायूं आगरा की तरफ भागा, भाग रहा है आगरा की तरफ भागा। और उधर से
कहाँ से? आगरा से मुगलों की सेना आ रही थी, उसको पता चल गया लड़ाई चल रही। आगरा से मुगलों की सेना हुमायूं की मदद के लिए आ रही। मुगलों की सेना मदद के लिए आती है, मदद के लिए आती है, आ रही है, मदद के लिए आ रही है। उधर से हुमायूं की सेना मदद के लिए आ रही है, ठीक, मदद के लिए आ रही है। और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खां, जिसका नेतृत्व हुमायूं का मित्र और अकबर का संरक्षक कौन कर रहा था? बैरम खां, जिसका नेतृत्व बैरम खां कर रहे थे। बैरम खां करते हैं, बैरम खां करते हैं जिसका नेतृत्व। अब आप समझिए, अब हुमायूं भागा। अब आप समझिए, हुमायूं के पीछे फरीद भागा। हुमायूं का पीछा फरीद ने किया। हुमायूं का पीछा फरीद ने किया। आगे जाकर हुमायूं अपनी सेना से मिल गया। हुमायूं सेना से मिल गया। सोचो वो क्या स्थिति रही होगी, कितनी मजाकिया स्थिति रही होगी। अपनी सेना से मिल गया। जैसे आजकल हम देखते हैं कि कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं तो अकेला कोई लड़का है जिसको मार रहा है, वो आगे जाकर अपने दोस्तों से मिल गया और खड़ा हो गया चौड़ा होके, अब मार के दिखाओ, अब क्या हिम्मत है तुम्हारी, है? वही हुमायूं जाके बैरम खां से मिल गया, आगे उसकी सेना आ रही, अब मार के दिखाइए, अब मार के दिखाइए। अच्छा, फरीद बहुत चालाक था। फरीद मुगलों की कमजोरी जानता था और पीछे तो लगा ही था। मुगलों की कमजोरी जानता था। क्यों, कैसे जानता था? उसकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि ये उसमें काम कर चुका था। इनकी सेना में कमजोरी जानता है भाई, इनकी कमजोरी जानता है। अब क्या हुआ, फिर यहीं पे वही बात यहाँ हो गई। क्या हो गई है कि अब हार चुका है, जानता था। यह युद्ध बैरम खां हार चुका है, यानी हुमायूं हार चुका है। ठीक, युद्ध बैरम खां और हुमायूं हार चुके हैं, और हुमायूं फिर से हार चुके हैं। हुमायूं हार गए। क्या हो गए? हार गए। अब आगे की कहानी क्या है वो मैं आपको भी बताता हूं। यहां तक तो आप समझिए, ठीक है? क्या हुआ कि भाई चौसा का युद्ध लड़ने के बाद जब ये कर्मनासा नदी में कूदा और वहां से भागा तो इसका पीछा किया किसने? शेर शाह ने। अब हुमायूं भागा आगरा की तरफ, आगरा से हुमायूं की सेना आ रही थी, दोनों मिल गए। हुमायूं भागा आगरा की तरफ, इसके पीछे फरीद, इधर से आ रही थी इनकी सेना। हुमायूं आके इनसे मिल गए, वापस ऐसे खड़े हो गए, आओ भैया मैं तो आ गया हूँ, आओ। फरीद अपना इधर से आ रहे थे, फरीद आ गए, इधर हुमायूं की सेना, इधर फरीद की सेना, ऐसे फिर से युद्ध हुआ। अब फरीद सबकी कमजोरी जानता था, फरीद ने इनको हरा दिया और फिर से यही युद्ध कौन जीत गया? शेरशाह सूरी। ठीक है, अब बिलग्राम कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। अब आगे बढ़ते हैं, सरहिंद के युद्ध की बात करते हैं। सरहिंद का युद्ध, फिलहाल सरहिंद का युद्ध कैसे, कब हुआ, क्या हुआ, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हुआ क्या कि हुमायूं वहां से भागा। कहां से? जब हार चुके हैं बिलग्राम कन्नौज का युद्ध। ये भागते हुए बैरम खां के साथ, ये है बिलग्राम के युद्ध से भागते हुए, बिलग्राम के युद्ध से भागते हुए कहां पहुंचा? ईरान पहुंचा। कहां? ईरान पहुंचा। कहां पहुंच चुका है? ईरान पहुंचा। अब ये ईरान पहुंच चुका है, ठीक है? ईरान पहुंचा और वहां के शासक तहमास के यहां शरण ली। वहां के शासक किसके यहां? शासक कौन थे? तहमास के यहां शरण ली। शरण ली किसके यहां? ईरान के शासक तहमास के यहां शरण ली। अच्छा, ये लास्ट में वहां पहुंचे थे, ठीक है? अच्छा, फिर क्या हुआ? अब आप समझिए
ये पहले पहले कहाँ पहुंचे थे? ईरान के शासक के यहाँ। लेकिन उससे पहले, अब आप समझिए, उससे पहले उससे पहले उससे पहले ये और बैरम खां, कौन? हुमायूं और बैरम खां, ये कहां पहुंचे? ये पहुंचे थे सिंध, अमरकोट। ये अमरकोट पहुंचे कहां? सिंध। सिंध पहुंचे। वहां के जो शासक थे, राजपूत राजा, अमरकोट सिंध के राजपूत राजा वीर साल के महल में शरण ली। वीर साल के महल में शरण ली। कहाँ शरण ली? वीर साल के महल में शरण ली। और अब आप समझिए, पहले ये भाग के कहाँ पहुंचे? अमरकोट। वहाँ पे अमरकोट यानी सिंध के राजा जो थे, कौन से? राजपूत राजा थे। वीरशाल के महल में शरण ली और उनके आध्यात्मिक गुरु आध्यात्मिक गुरु, बहुत ध्यान से सुनिएगा नाम, मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह किया। हमीदा बानो बेगम से निकाह किया। हमीदा बानो बेगम से निकाह किया। ठीक है, हमीदा बानो बेगम से, और इन्हीं से, हमीदा बानो बेगम से, और 15 अक्टूबर 1542 15 अक्टूबर 1542 अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, जब कोई राजा के यहाँ कोई पैदा होता था तो राजा नोट तो नहीं होता था उस समय कि नोट उछाल रहे हो, सोने के सिक्के बांटते थे। कुछ नहीं था इनके पास, इतने खुश थे, इनका पुत्र हुआ है, पुत्र ने जन्म लिया है तो हमीदा बानो बेगम के गर्भ से। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास कस्तूरी थी, इन्होंने महल में कस्तूरी बांधी। अब इन्हें महल से निकाल दिया गया। ठीक है, अब ये यहाँ से निकाले जाने के बाद तहमास पहुँचे। तहमास के पास निकाले जाने के बाद अब पहुंचते हैं तहमास के यहाँ ईरान। तहमास के यहाँ इन्होंने लगभग 13 से 14 वर्ष, कितने वर्ष? 13 से 14 वर्ष ईमानदारी से सेवा की है। अब आप समझिए, 13 से 14 वर्ष ईमानदारी से सेवा की, 13 से 14 वर्ष सेवा की। अब इनकी सेवा से तहमास खुश हो गए। 1555 में, 1555 में तहमास ने खुश होकर कहा इनाम मांगो। तहमास ने खुश होकर इनाम मांगने को कहा। अब ये खुद राजा क्या इनाम मांगे? तो हुमायूं ने अपने आप को बताया कि मैं हुमायूं हूं। तो हुमायूं ने परिचय दिया। अब आप सोचिए, एक राजा जिसने 14 से 15 वर्ष, 13 से 14 वर्ष गुलामी की, तहमास की, और फिर बताया ईमानदारी से सेवा करने के बाद कि मैं हुमायूं हूं। हुमायूं ने परिचय दिया और भारत को जीतने के लिए सेना मांगी। समझ गए होंगे अब आप लोग? ठीक, सेना मांगी। इसका मतलब क्या हुआ? 15 साल, 1540 से और 1555 तक हुमायूं का शासन था ही नहीं। किसका शासन था? शेर शाह सूरी का, उन 15 सालों में। ठीक, सेना मांगी।
अब इसके बाद किसका युद्ध हुआ था? अब युद्ध हुआ था बिलग्राम कन्नौज का। एक बार समझते हैं। अब वहां से अब युद्ध हुआ था सरहिंद का, ठीक है। बिलग्राम कन्नौज के युद्ध से भागा, कहां पहुंचा? पहले गया अमरकोट। अमरकोट गया कहां? अमरकोट यानी सिंध। सिंध के जो राजा थे कौन थे? वीरसाल राजपूत राजा थे। वीरसाल के महल में शरण ली और उनके आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह किया और 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। और यहां से निकाले जाने के बाद तहमास के यहाँ गए, 13 से 14 वर्ष ईमानदारी सेवा की और उसके बाद इन्होंने अपना परिचय दिया। तब इन्होंने सेना मांगी तहमास से, कहा सेना दे दीजिए, मुझे अपना सत्ता हासिल करनी है। फिर ये गए और वापस 1555 में 22 जून को युद्ध हुआ सरहिंद का, ठीक। युद्ध किसके किसके बीच हुआ? कि सिकंदर सूरी। सिकंदर, देखिए हुआ क्या था, कालिंजर का युद्ध हुआ था। कालिंजर के युद्ध में शेर शाह की मृत्यु हो गई थी बारूद का गोला फटने के कारण, जिसकी पर चर्चा हम बाद में कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर इसका जो साम्राज्य, इनके जो उत्तराधिकारी थे कमजोर थे, थोड़े कमजोर क्या थी, शेर शाह सूरी की तरह चतुर नहीं थे। तो सिकंदर सूरी थे उस समय, सिकंदर सूरी और हुमायूं। हुमायूं, सिकंदर सूरी और हुमायूं, सिकंदर सूरी और हुमायूं का युद्ध। हुमायूं जीता। अब हुमायूं जीता, हुमायूं जीत गया है इस युद्ध को और वापस से उसे अपनी सत्ता मिल गई, सत्ता मिल गई वापस से उसे। अब आप समझिए मैंने आपको क्या बताया, सिकंदर सूरी, हुमायूं जीत गया, सत्ता मिल गई वापस, ठीक है। अब आपने देखा, क्या देखा आपने? आपको एक चीज बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी कि 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद इसको सत्ता मिली 1540 तक, और 1540 के बाद फिर 1555, और कहां तक जाते हैं ये? बस एक साल, 1556, क्योंकि मृत्यु हो जाती। कैसे, कब, कहां, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि कैसे इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, 14 से 15 साल का। अब बढ़ते हैं आगे सरहिंद युद्ध के बाद। अब देखिए यहां क्या हुआ। देखिए जब सरहिंद का युद्ध जीत गया तो सरहिंद के युद्ध के 6 माह बाद, सरहिंद युद्ध के 6 माह बाद, 6 माह बाद, सरहिंद युद्ध के 6 माह बाद, 6 माह बाद 27 जनवरी 1556 को दीन ए पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु, खत्म हुमायूं, ठीक। अब समझिए हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम ने दिल्ली में बनवाया। मकबरा हमीदा, इनकी जो गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। मकबरा हमीदा बानो बेगम ने कहाँ बनवाया? दिल्ली में बनवाया। दिल्ली में बनवाया। अब आप समझिए इन्होंने अपने पति की याद में मकबरा इनका बनवाया जो था, ये भारत का पहला, बहुत ध्यान समझिए, ये भारत का पहला सफेद संगमरमर का गुंबद के साथ, गुंबद भी था इसमें, पहला गुंबद के साथ, ठीक, भारत का पहला सफेद संगमरमर का गुंबद के साथ बनाया गया और 2 गुंबद थे इसमें। सबसे बड़ी खास बात, 2 गुंबद थे, समझिए, ठीक। तो भारत का पहला मकबरा सफेद संगमरमर से किसका था? ये था हुमायूं का, हमीदा बानो बेगम ने दिल्ली में बनवाया और इसमें 2 गुंबद थे, ये भी था, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। हालांकि आपको बता दें कि आपको बताने की कोशिश कर दें कि जो ताजमहल है, ताजमहल, ताजमहल ये नकल है। नकल किसकी नकल है? हुमायूं के मकबरे की। हुमायूं के मकबरे की नकल है। हुमायूं के मकबरे की नकल। चलिए कोई बात नहीं, आपने देखा कब हुमायूं की मृत्यु हुई, कैसे हुई, क्या हुई, क्या था। देखिए बहुत ध्यान समझिए कि 1533 में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहेंगे कि 1533 में 33 में इसने दीन ए पनाह शहर बनाया। दीन ए पनाह शहर बनाया, दीन ए पनाह। ठीक, हुमायूं ने दीन ए पनाह शहर, अब तो मर चुका है। महल बनाया, दीन ए पनाह महल, दीन ए पनाह महल बनाया। पुस्तकालय बनवाया, सब दिल्ली में पुस्तकालय, और उसी की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई, दिल्ली में बनवाया। ठीक, और उसी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हुई। हालांकि दीन ए पनाह पुस्तकालय जो था पहले शेर मंडल था। फिलहाल देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हुमायूं जो था बहुत, मतलब कहते नहीं है कि टालू प्रवृत्ति, बहुत टालू प्रवृत्ति का इंसान था। कैसा था? टालू, इसकी असफलता थी ये टालू प्रवृत्ति का इंसान था। टालू प्रवृत्ति का इंसान। दूसरी बात, टालू प्रवृत्ति का तो इंसान था। तीसरी बात क्या थी? दूसरी बात यह थी कि अफीम का बहुत शौकीन था। अफीम का शौकीन था। अफीम का शौकीन था। ये कौन? हुमायूं। ठीक, हुमायूं अफीम का शौकीन था, बहुत शौकीन था। ठीक है, अब आप समझिए। अच्छा, इसको ज्योतिष में भी बहुत विश्वास था। किसमें? ज्योतिष में। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझिए। अब चीज़ें आ गई हैं तो थोड़ी सी बता दूँ। ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था। थोड़ा सा इंक चेंज करते हैं, फिर बताते हैं। इसको ज्योतिष में बहुत विश्वास था। ज्योतिष में विश्वास ऐसा था कि 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। यह सप्ताह में के 7 दिन 7 कलर के कपड़े, 7 रंग के कपड़े पहनता था। समझिए, सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े। और ऐसे समझाएं आपको तो इतवार यानी संडे को पीला पहनता है। संडे को पीला जरूर पहनता है। ठीक है, संडे को पीला पहन रहा है। ठीक है, शनिवार को काला पहन रहा है, मतलब जरूरी था। शनि को काला, सोमवार को सफेद, सोमवार को सफेद। बहुत ज्योतिष में विश्वास रखता था। सफेद ऐसे कपड़े वो पहनता था हुमायूं। अब आप समझिए, इतिहासकार थे एक लेन पूल। इन्होंने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया। ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। ठीक है, और अबुल फजल थे एक, आपने देखा होगा। अबुल फजल जानते होंगे आप, अकबर के 9 रत्नों में से एक। हुमायूं को इन्होंने इंसान कामिल कहकर संबोधित किया है, इंसान कामिल। तो देखा आपने हुमायूं की जो जीवनी है कितनी रोचक थी। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मैसेज करिए, कमेंट करिए भाई, खूब कमेंट करिए। आप बताइए तो जो गलतियां हैं उसको गिनाइए। आप व्हाट्सएप करिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। फेसबुक ज्वाइन करिए, इस चैनल ज्वाइन करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी चैनल पर। तो जल्दी से पढ़िए। और चैनल पे अब पीडीएफ नहीं मिलती तो मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम आप ज्वाइन करिए, बस स्टडी बड़ी स्टडी सर्च कीजिए और आपको पीडीएफ वहीं मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। आपको इसके बाद आपको बताएंगे शेरशाह की कहानी, शेरशाह सूरी की कैसी ज़िंदगी रही, कितना बढ़िया इसने मेहनत की। फिर अकबर, और आगे और भी चर्चा करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। और उससे पहले आपके पास एक और वीडियो आएगा जिसके बारे में आप जाएंगे कि स्ट्रेटजी, पढ़ाई कैसे करें बैंक की, आरआरबी पीओ की जो इस समय फॉर्म आया हुआ है, आरआरबी की जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।